मतलब हमें दौड़ा रहे हो और पैरों में जंजीरें बांध रहे हो। आप डाटा ले रहे हो तो जहाँ हमारी लाभ होने वाला है वहां पे स्कूल कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एक पब्लिक के सामने उनको बुलाया जाए, पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के सामने, पूर्व सैनिकों के सामने। मेरा मैसेज है कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहें। सेना में भी हम लोग पीस टाइम में भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ भी अपने अधिकारों के लिए अब तैयार रहें। शुरू किया था वॉइस और ये सब लोग शांत थे, इनके अतिरिक्त और भी संगठन है शांत। बाद में ये लोग किसी न किसी कारण से अलग हुए तो ये लोग हमारे पुराने साथी हैं, इनके साथ हम लोगों ने आंदोलन किया हुआ है। मैं तो ये बात अपने हर मीटिंगों में उठाया हूँ और रिटर्न मेमोरेंडम में भी कहा हूँ कि जेशो जवान की पेंशन फिक्सेशन का फॉर्मूला ही अलग था। ये कम सेवा करते हैं, मान लीजिए अफसर तो 60 साल तक कर लेता है, 58 साल तक, तो अगर हमारे जवान 50 साल में रिटायर्ड होते हैं तो कम से कम 10 इंक्रीमेंट से महरूम हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अफसर तो पूरा इंक्रीमेंट ले रहा है, उसका तो ठीक है एवरेज। तो हमारी मांग है कि इसको एवरेज पे ना करके जो बेस ईयर में मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम उसको बेस मान के वो आरोपी फिक्सेशन हो सभी पीछे वालों। दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जितने हमारे व्यूअर्स हैं, आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, अब ओआरओपी 3 भी होने जाने वाली है और इनके ऊपर जो हमारे पिछले साल एजिटेशन हुए, चाहे आपने देखा होगा यूनाइटेड फ्रंट ने किया हो, एफबीए ने किया हो, या सबका सैनिक संघर्ष ने किया हो, या फिर एक दिग्गज वीरांगना महासंघ ने किया हो, लेकिन आप सभी हमसे सवाल पूछते हैं क्या हमारे एजिटेशन बंद हो गए, क्या हमारे सैनिक अभी शांत हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी ओआरओपी 3 भले इंप्लीमेंट होने वाली है, लेकिन मुद्दे वही हैं और लड़ाई अब शुरू हो गई और इस लड़ाई का बिगुल बजाने वाले हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह, जो सेना से वेटरन है। और दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं, और पिछले वर्ष इन्होंने रामलीला मैदान पर बहुत बड़ी रैली किया था और जंतर मंतर पर माननीय प्रधानमंत्री के आवास के घेराव के लिए किया, और साथ ही आपके इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर लगातार जितनी आप देख रहे हो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है वो और इन्हीं के सुपरविजन में चल रहा है। तो दोस्तों, आज हमसे रूबरू हम ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि सितंबर पहले या दूसरे वीक में दिन निश्चित है, संडे है, और उसके आगे उन्होंने एजिटेशन किया। क्या क्या चीजें कही हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखना। जितने सैनिक संगठन हैं, सभी हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके आज आपके लिए बहुत बड़ा वीडियो है और आप अपने सवाल पूछ सकते हो और जो भी सवाल है मैं इनसे क्लियर करके आप दूंगा। तो सबसे पहले वीर बहादुर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को और व्यूअर्स। हाँ, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपने जो वीडियो डाला है उसमें कहा है कि जेएसयू जवान का आर्थिक हितों के और सामाजिक हितों की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है और मैं इस लड़ाई को दोबारा सितंबर में स्टार्ट कर रहा हूं। उसकी क्या रूपरेखा है सर, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, हमारी अभी स्ट्रैटेजी ये है कि हम सेंट्रल दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग करें। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी है, 800-900 आदमी बैठने की जगह है। तो मेरा जो इस बार स्ट्रैटेजी ये है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकर उनसे हम लोग मिलते रहते हैं, वार्ता होती है, एग्री करते हैं, चेंजेस नहीं करते। तो इस बार चूंकि हम लोग एक डेलीगेशन के रूप में मिले हैं 4-5 आदमी, मैं चाहता हूं कि एक पब्लिक के सामने उनको बुलाया जाए, पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के सामने, पूर्व सैनिकों के सामने, और उनको अपनी समस्याओं को बताया जाए और उनके जवाब दिए जाए। तो हमारा प्रयास है, माननीय रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, कोई भी इस स्तर के जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका दखल है वो आए। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। अगर ये फेल हुआ तो एजिटेशन की तरफ ओके, जैसा इन्होंने कहा है कि मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूं पॉलिसी के अगेंस्ट, और जब आप सभी समझ सकते हो कि 7 नवंबर 2015 की एक पॉलिसी है और जो ओआरओपी 1 के इंप्लीमेंट के तुरंत बाद आती है, तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस हैं और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है। और दूसरा, मैं एक लेटर आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, ये है कि एमओडी का जवाब आया था, जो कि काफी आपने डाला था। पहली एक ही बार रिटर्न में एमओडी ने, डीएसडब्ल्यू ने जवाब दिए कि आपके फिटमेंट फैक्टर से लगाकर एमएसपी से लगा करके आपका एवरेजिंग, सारी चीजों के जवाब दिए। तो सर, यदि उन्होंने माना तो आप किस तरीके का पॉलिसी में बदलाव लाना चाहते हैं जिससे कि बाकी एक्स सर्विसमैन को फायदा हो सके? देखिए, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पहले भी दिया है, रामलीला ग्राउंड से भी दिया था, 12 मार्च को भी दिया था, 23 मई को भी दिया हूँ।
और पर्सनली जाके भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेन वेलफेयर को दिया हूँ, रक्षा मंत्री जी को भी दिया हूँ। जो पॉलिसी ओआरओपी की है वो एवरेज की है। एवरेज 10 माह के एवरेज जो है ये पॉलिसी अफसरों के लिए है। अफसरों के लिए तो ठीक है, हमारी मैक्सिमम पे फिक्सेशन होता है, कम सर्विस करते हैं। तो हमारी मांग है कि इसको एवरेज पे ना करके जो बेस ईयर में मैक्सिमम पे गया, मैक्सिमम उसको उसको बेस मान के वो आरोपी फिक्सेशन हो सभी सभी पीछे वालों को। बिल्कुल। दूसरा इन्होंने क्या किया है, सर आप बोलिए। मैं इसमें और बोल देता हूँ। अब उन्होंने आपका एक पॉलिसी बना दी और कट क्या किया है, जो उनके नोटिंग है, हम लोगों ने आरटीआई से उनकी नोटिंग मंगाई है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो डायरेक्ट एंट्री हायर रैंक है, जो एक्स्ट्रा प्रमोशन है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट है, डायरेक्ट हाई पेंशन ऑन कोर्ट ऑर्डर अक्रॉस 3 सर्विसेज, इनके डाटा को इंक्लूड कर दिया। क्यों एक्सक्लूड कर दिया? जब आप डाटा ले रहे हो तो जहाँ हमारी लाभ होने वाला है वहां पे एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब हमें दौड़ा रहे हो और पैरों में जंजीरें बांध रहे हो। दूसरा इसमें इन्होंने क्या किया है कि एमएससीपी को सब्सटेंटिव रैंक में काउंट ना करके आगे की रैंक में काउंट किया है। जैसे सिपाही है, वो एमएससीपी ले रहा है, तो उसको हवलदार में लेके, हवलदार में क्यों लेके गए? 1 रैंक 1 पेंशन, रैंक तो उसका सिपाही है, वो तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, सब्सटेंटिव रैंक नहीं है उसका, वो इन्होंने किया है। दूसरा इन्होंने गलती क्या किया है कि जहां इनको डाटा ब्लैंक मिला है, जैसे मान लो इनको 21 साल का लाइव डाटा है, मिनिमम और मैक्सिमम पे कब गए हैं, 17 साल का डाटा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि ईयरली 3% के हिसाब से हर साल घटाते गए। और मान लीजिए आपका 17 का डाटा है, 21 का डाटा नहीं है, तो वहां आपने इन्होंने क्या किया, जो 17 का डाटा वही 21 लेके चले गए। और क्या है कि जिस रैंक का डाटा नहीं है उसको लोअर रैंक से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इन्होंने फॉर्मुलेशन किया है, बनाया है, इसका नतीजा ये रहा, हम लोगों ने डाटा भी दिया हुआ है कि जो सिपाही हैं वो जो पे स्केल का 28% ले रहे हैं ओआरओपी में, नायक 26, 24, 23, ये 33 तक रह गए हैं सुधार में। पॉलिसी बनाने के बाद भी, गलत पॉलिसी बनाने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन में भी ऐसा जरिया अडॉप्ट किया है कि हमारी पेंशन ना बढ़े। ये सब हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन पहले भी दिया हुआ है और आग्रह किया है कि कम से कम मैक्सिमम ऑफ स्केल, जो मैक्सिमम बेस ईयर में जाता है, चाहे कैसे भी जा रहा हो, चाहे कोर्ट ऑर्डर से जा रहा हो, हायर इंक्रीमेंट से जा रहा हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से जा रहा हो, वही चीजें सभी को दिया। अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सबका कुछ ना कुछ बढ़ेगा। आप बहुत अच्छी बात कही। जैसा कि आप बहुत ध्यान देना पड़ा होगा, इसका जो टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है उन्होंने कहा है कि ये अफसर के लिए था एवरेज और जेसू जवान के लिए मैक्सिमम था, तीनों सर्विस के अंदर। और उसके अंदर जो भी किसी का भी बहुत सारे आप अब देखते हो जिसका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन उन्होंने उसको एवरेज करके आपके लिए ये जो बढ़ने वाली चीज थी, जो आप ओआरओपी 2 में आपने इसका हाल देखा होगा। और उन्होंने बोला है, एमएससीपी की बात की कि आप फिजिकल प्रमोशन को और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन को साथ मत मिलाइए। प्रमोशन होता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अलग होता है, इसको दूसरा रखा है। और रखा उन्होंने लाइव डाटा की बात की, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद जो लोग हम और आप न समझ सकें तो आपने इनकी बात को सुना होगा कि लाइव डाटा में जहां पर नहीं मिला ब्लैंक छोड़ा, यानी जिस तरह उन्होंने जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक वो लगाया कि जहां पर मिनिमम बढ़ोतरी हो। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि ओआरओपी 2 की जब टेबल इन्होंने जारी की तो जेसीओ को घाटा हो रहा था, बशर्ते उनकी पॉलिसी में है कि किसी की कम न किया जाए, तो सीधा सीधा ये बात हो रही। तो साहब, तो ये आपने ओआरओपी का सारा मुझे कॉन्सेप्ट बता दिया। तो सर, आपने बिल्कुल 1 रैंक 1 पेंशन इक्वल एमएसपी की बात जवानों के सामने रखी, जैसे आप आर्थिक हितों और सामाजिक हितों की बात कर रहे हैं। तो अभी यदि आपकी जो ओपन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं बनी तो क्या आप एजिटेशन के लिए जाओगे? देखिए, एजिटेशन तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये जो मांगे हैं, ये जो लड़ाई है वो एक दिन की लड़ाई नहीं, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, हो सकता है और आगे भी लंबा जाए। तो ये तो हम लोगों ने 2015 से भी शुरू किया था और आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो हमारी लड़ाई कोर्ट में और रोड पे दोनों होगी और दोनों जगह रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि कहा कि नहीं, हमने दोनों, हम सैनिक हैं, तो हमें मान लो जो लीगल प्रोसेस है उसके लिए हमने कोर्ट की शरण ली, अदालत की शरण ली, और माननीय अदालत से हमें पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा, दूसरा एक्सपेक्ट बताया
कि हमें जमीन पे भी तैयार रहना होगा, और जमीन पे तैयार रहने के लिए जो आपके सवाल मेरे पास है, अब वहां से मैं शुरू करता हूं। अब जमीन पर आने के लिए आपको चाहिए सैनिक संगठनों का सहयोग, और जैसा कि जो पिछला प्रयोग रहा है, अब बहुत सारे सैनिक संगठन, आपका सैनिक संगठन यूनाइटेड फ्रंट के नाम से आया जिसमें मैं खुद रहा हूं, और एक फिर एफवीए एक बीच में फॉर्म हुआ, और उसके बाद कुछ उनके इंटरनल मामले होंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद एक दिग्गज वीरांगना हुआ, एक सबका सैनिक संघर्ष हुआ, और भी जितने स्टेट हैं बहुत सारे सैनिक कमेटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत सारा हमने जंतर मंतर पर देखा है, रामलीला मैदान के आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिला था। तो अभी इन सब चीजों को, इन सब सैनिक संगठनों को आप एक कैसे करना चाहोगे, या उन्हें क्या यहां से मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आपके बाद कई। हाँ सर प्लीज। देखिए, जो सबका सैनिक संगठन संघर्ष समिति पुरानी है, ये तो हमारे साथ थी पहले। ओके। 2 अगस्त के आंदोलन में भी थी, उसके बाद के आंदोलनों में भी थी, और जो वीरांगना जो संगठन बता रहे हैं सर राठौर साहब का, ये लोग भी हमारे साथ। बिल्कुल अच्छी तो बात। आंदोलन जो है शुरू किया था वॉइस, और ये सब लोग साथ थे, इनके अतिरिक्त और भी संगठन है साथ। बाद में ये लोग किसी न किसी कारण से अलग हुए। तो ये लोग हमारे पुराने साथी हैं, जिनके साथ हम लोगों ने आंदोलन किया हुआ है। प्रगट सिंह हमारे साथ थे, हरभाल थे, अर्जुन सिंह राठौर जी थे। तो ये सब लोग आज के नहीं है, 2015 से ही हमारी लड़ाई में साथ थे। तो इनसे संपर्क करने में, वार्ता करने में कोई गुरेज नहीं है। और इनके अतिरिक्त सैकड़ों संगठनों ने सहयोग किया था। 2 अगस्त की रैली आप देख लेना, पुराना वीडियो, उन सबसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे संपर्क किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हमें किसी से परहेज नहीं हो। मैं सभी के लिए आह्वान कर रहा हूं कि हम लोग साथ में रहे हैं, और छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी आपने ये देखा होगा कि अब हमें बहुत बड़ी ताकत के साथ सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारे एजिटेशंस रहे हैं शायद उस तरीके से हम प्रभाव नहीं छोड़ पाए, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अवेयरनेस जगी है, लोग जगे हैं, मुद्दे जगे हैं, लेकिन हमने सीखना होता है। और मैं आपकी तरफ से बात करना चाहता हूं, जैसे 8वें वेतन आयोग को लेकर, ओल्ड पेंशन को लेकर बड़े बड़े एजिटेशन हुए, जहां पर आपने जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी से गोपाल मिश्रा जैसी एक हस्ती हैं, और उनके यादव साहब हैं, और तमाम ऐसे मैंने देखा ये IAS अधिकारी तक रहे हुए, और उन्होंने लाखों की भीड़ जुटाई, और लगातार सचिव सेक्रेटरी लेवल पर उनकी मीटिंग हुई है, और सरकार फिर भी नहीं मान रही। तो क्या आप समझ सकते हो कि ये वर्तमान में सरकार है, हमें कुछ रिस्पॉन्स करे, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इस बात से हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा होती है। हाँ साहब। देखिए, हम लोग आशावादी हैं, और आशावादी रहना चाहिए। अपेक्षा है रिस्पॉन्स होगी। और दूसरी जो कई इशू है लेके हम लोग कोर्ट में भी हैं, हम लोग चुप तो बैठे नहीं है, सरकार से भी वार्ता हो रही है, एक्सपेक्टेशन है, और कोर्ट से भी एक्सपेक्टेशन है। तो लड़ाई दोनों फोरम पे, दोनों फ्रंटों पे जारी है, और जी सरकार को एक्शन करना चाहिए, और मेरा जो अनुमान है कुछ न कुछ एक्शन करेगी। इस बार जो आरोपी 3 रिवीजन होगा तो पिछले गलतियों से सबक लेगी। क्योंकि एक टेक्निकल पॉइंट बता दूं कि एक नोटिंग में हमें एक पत्र मिला है, एक लिखित मिला हुआ है कि OROP की कंसेप्ट को, जो हमारी घोषणा है बीजेपी सरकार की, उसको लागू किया जाए विथ मिनिमम बजट। तो एक नोटिंग में लिखा हुआ था, उस नोटिंग का मिनिमम बजट के चक्कर में इन्होंने हमारी डायरेक्ट एंट्री हायर रैंक वाला था, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वाला था, इनको डाटा से बाहर कर दिया, एवरेज पे ले आए, MSCP में सब्सटेंटिव रैंक को काउंट नहीं किया, आदि आदि। जो प्रोटेक्शन था, जिसका लाइव डाटा नहीं मिला, 21 मान लो 21 साल का मिल गया, 17 साल का नहीं मिला तो 3% के हिसाब से कम करते गए, 17 का मिल गया, 21 का नहीं मिला तो 3% के हिसाब से बढ़ाया नहीं। ये सब कट किया है इसलिए कि OROP की जो प्रोमिसेस है उसको फुलफिल करे विथ मिनिमम बजट। तो जो वर्डिंग है मिनिमम बजट, वही ये सब समस्याओं की देन है। इस बार सुधरेंगे। बिल्कुल, देखा आपने, देखा सर ने कहा है कि OROP 3 में इस बार देरी हो गई है। सरकार ये अंदर मन से स्वीकार कर चुकी है कि क्योंकि गड़बड़ हुई है, और एक ही सेंटेंस उन्होंने कहा है कि OROP कॉन्सेप्ट विद सेटलमेंट विद मिनिमम बजट। यानी मिनिमम बजट का मतलब है बजट है, उसके बाद सेटलमेंट है, और उसके बाद तमाम चीजों की डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है, जिसको बोलते हैं बैक कैलकुलेशन। उसी कारण से मैं बता दूं कि जो प्री मेच्योर वर्ड है उन्होंने कहा था हैंसफोर्थ 2015 में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया OROP 2 में 1 जुलाई 2014 से। तो जब आपने हैंसफोर्थ किया तो उनको क्यों नहीं दिया?
बाकी जो आपने उस समय ओआर का क्लॉज लगाया नहीं था, जेसीओज का जो क्लॉज लगाया था वो गलत क्लॉज लगा दिया था, उसका अमेंडमेंट 6 जुलाई 2017 को कर रहे हो। तो जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, नया एडिशन कर रहे हो जुलाई को, तो एज पर सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश लॉ के अनुसार आप 6 जुलाई 2017 के बाद रोक सकते हो, पहले वालों को देना चाहिए। तो मिनिमम बजट में वो भी कट किया। जैसे एक्स पे का कट ऑफ डेट इन्होंने 1 जुलाई 2016 कर दिया। तो ये सब बजट कट करने के लिए ये एनोमली पैदा की गई है, जिसको इस बार सरकार ध्यान रखेगी। इन मैटरों को, एक आध मैटरों को लेकर हम लोग कोर्ट भी गए एक्सपे को लेकर। बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत डिटेल में बात आपने, शायद मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूं कि मेरे पास ये 7 नवंबर 2015 का लेटर है, यानी ये लेटर बना और इसके बाद आरओपी 2 में आपको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अलग हो जाते हैं, या आपका जो मिनिमम या जो एवरेजिंग वाला सिस्टम है, या आपको एक्स ग्रुप को अलग तरीके से आप टेबल नंबर 8 बना दी जाती है। मतलब सरकार का सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि उसके पास, उसने बैक कैलकुलेशन किया, उसके पास मिनिमम बजट में सेटल करने के चक्कर में उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई हैं। और आशावादी की बात कही कि आरओपी 3 में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 जुलाई को आपको इशारा मिल गया था आईएसएम के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने जो हमसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि नहीं, कुछ न कुछ इसमें सुधार है। अभी सर मैं एक बात कह रहा हूं, अभी जनरल सतवीर साहब ने भी इस मामले में चिट्ठी लिखा है एवरेज के मामले में। उन्होंने सीधा कोट किया है कि नहीं, अफसरों का तो एवरेजिंग ठीक है लेकिन जवानों का मैक्सिमम होना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत हैं? ओके ओके, मैं तो ये बात अपने हर मीटिंगों में उठाया हूँ और रिटर्न मेमोरेंडम में भी कहा हूँ कि जेशो जवान की पेंशन फिक्सेशन का फॉर्मूला ही अलग था। ये कम सेवा करते हैं, मान लीजिए अफसर तो 60 साल तक कर लेता है, 58 साल तक, तो अगर हमारे जवान 50 साल में रिटायर्ड होते हैं तो कम से कम 10 इंक्रीमेंट से महरूम हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अफसर तो पूरा इंक्रीमेंट ले रहा है, उसका तो ठीक है एवरेज। हमारा जो कम सेवा है, 8 साल 10 साल 15 साल कम सेवा करते हैं और इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते हैं ड्यू टू लेक ऑफ सर्विस, तो आप हमारा एवरेज उनके फॉर्मूला के अनुसार थोड़ी हमारा फॉर्मूला दे सकते हैं। तो हमें तो आपको मैक्सिमम पे देना पड़ेगा कि जो बेस ईयर है, चाहे किसी भी रूप में वो मैक्सिमम पे गया है, वही सबको दे। बहुत अच्छी बात का तो ठीक है। बिल्कुल 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 कहा कि जैसा कि आप लगातार देख रहे हो कि अधिकारियों की बढ़ोतरी है, लेकिन उन्होंने अभी सीधा कहा है कि आरओपी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जल्दी और कम उम्र में रिटायर होते हैं, और जो अधिकारी हैं वो लगभग 55 प्लस रिटायर होते हैं, और लगभग एनसीओ आपको 35 से 40 तक आर्मी के अंदर इसी तरीके का है, बाकी एयरफोर्स में ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इन्हीं के लिए आरओपी थी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आरओपी का यहीं लिखा हुआ है। और यदि आप जेसीओ और एनसीओ को फायदा देना चाहते हो तो आपको एवरेज में जाकर के, एवरेज नहीं मैक्सिमम में जाकर के उनको उनकी पेंशन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, और तभी आरओपी का जो असली चीज है, जो असली आपका इंटेंशन है देने का, असली उसका कॉन्सेप्ट है, जवानों को पूरा होगा और सीधा सीधा लाभ मिलेगा। सर, और मैं आपसे लास्ट में मेरा ये सवाल है कि अगली इक्वल एमएसपी पर जो सुनवाई है उसमें किस प्रकार का अभी से रिस्पॉन्ड मिल रहा है और कब है? देखिए, हमने तो चिट्ठी लिख दिया है, आरटीआई भी लगाई है, हमने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखा है, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय को लिखा है कि ये भागे नहीं बहस से, बहस करें, बहाना ना बनाए, क्योंकि फाइनल स्टेज में 2 बार हम बहस में गए हैं। 10 मिनट 20 मिनट के चक्कर में फिर जजेस ट्रांसफर हो गए, 40 मिनट के चक्कर में फिर वो भी जज, दूसरे जज भी बदली हो गए। तो जो 4 जज सुन रहे थे उसमें 3 जज या तो ट्रांसफर हो गए या रिटायर्ड हो गए, 1 जज बचे हैं, अभी दूसरी बेंच में है, फिर हमें स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमारी अपील है सरकारी वकील से कि जस्टिस को डिले न करें, वैसे भी कोर्ट पे बोझ है, और आप हम लोग और उसको क्रिएट ना करें और वर्डन ना बने, इसलिए जो समय बहस का मिलता है उसमें बहस करें और न्याय, जो हमारी न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है उसको पाने में मदद करें। जैसा एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा है कि अगली बार बहस डिबेट तो हो, कम से कम हम ये जानना चाहते हैं कि इस मंथन में निकल के क्या आता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने एविडेंस दिए हैं, जो माननीय कोर्ट को हमने चीजें रखी हैं, उनमें हमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए एमओडी या उनके जो सरकारी वकील से उन्होंने मेरे को निवेदन किया है कि आप बहस करें, बहस को ज़्यादा टालें ना, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा
कहते हैं ना कि यदि न्याय देरी है और न्याय न होना, इस बात की बात थी। अभी अंत में मैं आपको इस बात के लिए बोलना चाहता हूं कि अभी जितने भूतपूर्व सैनिकों और संगठनों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, सितंबर के लिए या और आगे के लिए या बातचीत के लिए सर? मेरा मैसेज है कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहें। सेना में भी हम लोग पीस टाइम में भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ भी अपने अधिकारों के लिए अब तैयार रहें। जल्द ही एक प्लान बना के सबके सामने रखा जाएगा, वार्ता की जाएगी। ओके सर। बाकी अभी मैं आशा करता हूं कि अब हमारे किसी संगठनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट या किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा के बगैर जो सैनिक पूरा भरोसा कर रहे हैं, जो सैनिक चल करके दिल्ली आ रहे हैं, हर किसी का सहयोग कर रहे हैं, हम और आप सब उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। और आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं एक और सवाल है कि जैसा कि आपने कहा था कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि सेना के मेजर का जो उसके अंदर इन्वॉल्व किस तरीके, देखो उनका पर्सनल तो होगा नहीं, तो ये सरकार की तरफ से इन्वॉल्व क्यों डाला एमएससीपी में, जो उसको इक्वल एमएसपी हियरिंग में वहां पे एमएसपी में सर। मैं बता दूं, मैंने राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिख दिया हूं, जवाब भी आ गया है। उनके अंडर सेक्रेटरी ने रक्षा सचिव को ईमेल किया है कि इनको डायरेक्ट जवाब दिया जाए। मेरा सबमिशन है कि जब सेना ने अपनी रिपोर्ट पे कमीशन को सौंप, पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप, गवर्नमेंट ने जो भी निर्णय लेना था ले लिया। हम लोग एग्राइल पार्टी हैं, हम लोग गवर्नमेंट के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में गए, तो भाई सेना का क्या रोल रह जाता? सेना का रोल तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन उन्होंने अपनी पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब वो कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? अगर उनको सहायता ही करनी है तो वकील के चैम्बर में जाके हेल्प करें। चूंकि उसको हम लोगों ने पार्टी भी नहीं बनाया है, तो उनका मेजर क्यों आता है कोर्ट में विरोध करने के लिए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वकील ऑलरेडी है। इसी बात को लेके हम लोगों ने कहा है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप के भी खिलाफ है और कई चीजें हैं कि ये संदेश भी गलत जा रहा है कि अफसर आके जवानों के मांगों का विरोध कोर्ट में कर रहे हैं। मैंने कहा इलीगल भी है, इनके ऊपर कार्रवाई हो जो कोर्ट में आके बिना किसी रीजन के हमारे रीच का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने सुना जैसा सीधा कहा इन्होंने कि मान लो पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी और गवर्नमेंट का जो इंप्लीमेंट किया है, तो हम गवर्नमेंट को पार्टी बना के विरोध करके हम हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर किसी भी वर्दीधारी मेजर सेना के मेजर साहब का कोई बात नहीं। उनसे वो एडवाइस ले सकते हैं, तो वकील के चैम्बर में लें या एमओडी अपने सलाह करके जो भी कर सकता है वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन पब्लिकली इस तरीके से सेना के एक मेजर साहब को आना सही नहीं है।